फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो आज क्या मतलब काफ़ी टाइम पहले मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई थी और बेसिकली कल रात में ये जाके कंप्लीट हुआ। तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ी सी बात की जाए और रिसर्च रिपोर्ट कैसे प्रेजेंट होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं और इसके जो फाइनेंशियल हैं उस पे भी बात करेंगे। बेसिकली मेरे मैं थोड़ा सा जो फाइनेंशियल मार्केट है ना और फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनीज है उनको लेके थोड़ा सा मैं बायस्ड हूँ। ठीक है, क्योंकि जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो इस रीज़न से भी मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल बायसनेस है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो तीन चार कंपनीज हैं जिससे मतलब जो मैं बहुत पहले भी बात कर चुका है, मतलब 2024 से लेके अब तक बात करते आया हूँ, जो तीन चार कंपनी स्पेशली चार पांच जो इस कैटेगरी की कंपनीज हैं, जैसे मोतीलाल हो गया, एंजल हो गया, जेम फाइनेंशियल हो गया, एडलवाइज हो गया। तो इन सब पे ना थोड़ा सा मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि मतलब ये कंपनी को मैं पिछले 2 साल से ट्रैक कर रहा हूँ और जो पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा है, इनकी सर्विसेज अच्छी हैं। तो इस रीज़न से भी मैंने ये रिसर्च रिपोर्ट बनाई कि देखते हैं कि इसमें और क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती हैं और एक अच्छी कंपनीज और एक बुरी कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो हम आज अच्छी कंपनीज की फाइनेंशियल्स देखेंगे और इसका जो रेवेन्यू मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आई जस्ट वांट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग, मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये वीडियो देख के, तो इट्स अप टू यू, इट्स योर रिस्क, इट्स नॉट माइन। सो आई थिंक इट शुड बी क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले देखें मोतीलाल ओसवाल, ये 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी और 37 ईयर्स हो गए इनको। अगर मार्केट कैप की बात करें, बेसिकली ये मतलब जो आज के डेट की है 15/2026, बट ये मैंने रात में ही मतलब पीपीटी वगैरह बनाई थी, तो इसलिए जो डेट है वो 15 का है, बट ये 14 की रात में बना था। तो इसलिए जो सीएमपी दिखेगा वो 890 का दिखेगा। मार्केट कैप भी हो सकता है 5-6% से इधर उधर दिखे। सीएजीआर की बात करें तो 2021 से लेकर 2025 तक में इसका जो सीएजीआर रहा है वो 32% से रहा है। अगर टोटल क्लाइंट की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल के पास टोटल जो क्लाइंट्स हैं वो 1.28 करोड़ हैं, जो कि मतलब एक अच्छा नंबर है। मतलब टोटल अगर हम डीमैट देखें तो जो टोटल ओपन हुए हैं वो हैं 8 to 9 CR के आसपास, बट उसमें एक्टिव बहुत ही कम है। तो उसमें भी जो एक्टिव हैं उनका भी अगर रेशियो निकाला जाए तो ऐसे हैं जो 1,000 से 10,000 तक के फंड पे हैं, फिर उससे भी ऊपर हैं। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत कम मिलेंगे आपको। फिर अगर टोटल AUM की बात की जाए तो $17 बिलियन का इनका AUM है। ROE की बात की जाए तो 25% ROE था इनका 25 में। ठीक है, उसके बाद से जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 2016 करोड़ के आसपास है। सो लेट्स सी। तो पहले कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो ये 1987 में हुआ था, NSE पे भी लिस्ट है और BSE पे भी है। ठीक है, इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली जो ऑपरेशंस को रन करते हैं, सेल्स हो गया, ऑपरेशन हो गया, जो भी कह लें, वो 13,500 हैं। इनके जो क्लाइंट बेस है वो 1.28 करोड़ है, नेटवर्थ 11,709 करोड़। जो इनके CEO हैं वो मोतीलाल ओसवाल हैं। बेसिकली इस कंपनी को दो लोगों ने मिलकर बनाया था 1987 में, मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल। सो इनका जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो QZLP, मतलब क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेटिविटी एंड प्राइस है। सो बेसिकली हर कंपनी का एक अपना लोगो, एक स्लोगन होता है। जैसे नाइकी का देखें तो जस्ट डू इट है, द किंग्स कैपिटल का देखें तो एम्पावर्ड बाई विजन है, तो वैसे ही इनका भी है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल की। तो बिजनेस मॉडल की बात करें तो इनके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला है वेल्थ मैनेजमेंट का, जहाँ पे ये HNI ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडवाइजरी का करते हैं, जिनका रेवेन्यू शेयर जो देखें वो 29% का है। फिर आता है इनका एसेट पार्ट, जिसमें म्यूचुअल फंड, PMS, AIF प्रोडक्ट, प्राइवेट इक्विटी और रिसर्च एंड फंड्स वगैरह हैं। उनसे जो रेवेन्यू आता है वो 37% का है। इसके बाद से जो नेक्स्ट है, जहाँ से इनका 20% का रेवेन्यू आता है, वो IB इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इक्विटी रिसर्च है। फिर आता है इनका
हाउसिंग फाइनेंस में। यहाँ से इनकी जो रेवेन्यू आती है वो 14% के ही आसपास है। तो हम अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 2021 से लेके किस किस मतलब पिलर्स पे ब्रोकिंग में इनका जो 2021 में था वो 37% का था। फिर उसके बाद से 2023 में 34%, 25 में 29%, मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी 20%, फिर 21%, डिस्ट्रीब्यूशन में 11% का रेवेन्यू था और अभी 16% का हो चुका है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 27% थी पहले 2021 में, अभी देखें तो 31% के आसपास है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ फाइनेंशियल्स परफॉर्मेंस है। कैपिटल मार्केट की बात करें तो 43% से ग्रो कर रहा है। वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो 32% से इनका सेगमेंट वाइज, और हाउसिंग फाइनेंस 33% से। ओवरऑल पैट जो है ये 32% से ग्रो कर रहा है। सो जो इनका टोटल पैट है वो 1430 करोड़ के आसपास है, और रेवेन्यू की बात करें तो 2744 करोड़ के आसपास है, जो कि मतलब ईयर ऑन ईयर 17.62% से ग्रो कर रहा है, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो ये 28% से ग्रो कर रहा है। जो एनुअलाइज्ड रिटर्न है ऑन इक्विटी है वो 48% है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड मार्जिन 49% है। अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें तो वेल्थ मैनेजमेंट 174 करोड़ पैट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एसेट्स एंड प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो 224 करोड़ पैट, ये 43% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। कैपिटल मार्केट की बात करें तो 94 करोड़ है पैट है, जो कि 64% से ग्रो कर रहा है, जो कि मतलब बहुत ही बड़ी बात है। हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 23 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और एनुअल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें जो 2025 में थी वो 61%। तो अभी हम क्लाइंट बेस और AUM की बात करते हैं, तो इनका जो टोटल क्लाइंट बेस है वो 12.85 मिलियन है, मतलब 1.28 करोड़ है। उसके बाद से अगर हम इनकी AMC AUM की बात करें, टोटल AUM की, तो 1.23 लाख करोड़ है, जो कि मतलब 72% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है। अगर हम इनके टोटल ग्रुप AUM की बात करें तो ऑलमोस्ट $17 बिलियन के आसपास है, और जो सिप बुक है इनका मंथली का वो 1300 करोड़ का है, जो कि मतलब बहुत सही है। सो बेसिकली ये इंडिविजुअल को सर्व नहीं करते हैं, भी करते हैं, और फैमिलीज मतलब जो HNI फैमिलीज़ हैं उनको भी सर्व करते हैं। 7000 प्लस HNI फैमिलीज़ हैं इनके क्लाइंट्स, और जो उनका AUM है वो 1 CR पर फैमिली है ईच। 40,000 प्लस करोड़ का इनका डिस्ट्रीब्यूशन बुक है। और उसके बाद से बेसिकली अगर देखा जाए तो 2021 में इनका जो AMC था वो 28,000 करोड़ का AUM था, बट ये 2025 आते आते 1,23,397 करोड़ पहुंच गया। मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है 4 साल में वो 4.4x हो गई है, 28,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 1,23,000 करोड़। सो स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, एक ADTO होता है और एक FNO होता है। एक कैश सेगमेंट होता है जो इक्विटी में काम करता है, और एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो जो इनका कैश सेगमेंट है वहाँ पे 7.1% ADTO है इनका, और जो FNO सेगमेंट है वहाँ पे 8.7% है। सो ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और किस फेज से गुजर रही है, इसका आइडिया आपको यहाँ पे लगेगा। अगर इंडस्ट्री की AUM की बात करें तो अभी जो इंडिया का AUM है वो $850 बिलियन के आसपास है। अगर इंडियन रुपीज़ टर्म में बात करें तो 70 ट्रिलियन रुपीज़ का है, जो कि 2030 में ये 1,30,000 करोड़ का हो जाएगा, 130 लाख करोड़ का हो जाएगा, सॉरी। अगर हम AUM CAGR की बात करें तो 18.6% से ये ग्रो कर रहा है। और ये अगर हम टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो $2.2 ट्रिलियन का है, जो मार्केट सेगमेंट है इंडिया का। और अगर हम 2030 तक देखें तो ये $4.52 ट्रिलियन तक हो जाएगा। अगर हम सिर्फ मंथली फ्लो की बात करें तो ये 26,000 करोड़ 2024 का है। अगर 2026 का अगर आप देखोगे तो 32,000 करोड़ से 34,000 करोड़ तक का हो चुका है, और चांसेस हैं कि ये 2030 तक 40,000 करोड़ का, मतलब 40,000 करोड़ तो पास ही कर जाएगा, मतलब सरपास कर जाएगा, हो जाए। सो हो सकता है कि 60,000 करोड़ मंथली सिप भी होनी है, स्टार्ट हो जाए उस टाइम पे। सिप की जो AUM CAGR है वो 25 to 27% से ग्रो कर रही है। अगर हम पैसिव फंड की बात करें तो पैसिव फंड इनका 12.24, मतलब इंडस्ट्री का 12.2 लाख करोड़ का है, जो कि 2030 तक
35 लाख करोड़ तक हो जाएगा। तो बेसिकली दो फंड होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है, ठीक है। एक्टिव फंड जैसे सेक्टर वाइज हो गए, या फिर जो एक्टिवली मैनेज किया जाता है। पैसिव फंड में इंडेक्स फंड भी आ जाते हैं, तो ऐसे करके। सो अगर हम चाइना की बात करें यहाँ पे, तो चाइना का जो AUM था वो 13% ऑफ GDP था 2017 में। फिर वहाँ से पिछले 5 साल में, मतलब उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स में, उनका जो AUM था वो इंक्रीज़ हुआ और 23.1% ऑफ GDP हो गया था। सो अभी बात करते हैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री की। ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इसका जो मार्केट साइज़ है वो $4.25 बिलियन का है, और 2030 तक ये $6.21 बिलियन का हो जाएगा। अगर ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करें, मतलब मार्केट CAGR की, तो ये 7.6 से 7.9 CAGR पे चल रहा है। मतलब ये ग्रो कर रहा है बेसिकली। डीमैट की बात करें तो 120 मिलियन डीमैट अकाउंट हैं, जो कि आने वाले 2030 में ये डबल हो जाएंगे, मतलब 250 मिलियन प्लस में हो जाएंगे। डीमैट अकाउंट CAGR की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 17.42% से ये ग्रो कर रहा है। अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 4% यूनिक एंड बेसिस है, बट मच हाई। सो थर्ड सेगमेंट आता है अपना वेल्थ मैनेजमेंट और AIF का, PMS और AIF का। तो HNI का जो AIF है, या फिर अदर PMS वगैरह है, या फिर प्राइवेट इक्विटी भी कर देख सकते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, पर्टिकुलर सेगमेंट कह सकते हैं इसको, तो ये जो सेगमेंट है ये 20% CAGR से ग्रो कर रहा है। अगर हम प्राइवेट वेल्थ और AUM CAGR की बात करें तो 25% CAGR से ग्रो कर रहा है। सो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो ये सेगमेंट है प्राइवेट इक्विटी, PMS, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का, तो ये $14 ट्रिलियन तक हो जाएगा 2047 तक। मतलब 2047 तक ये $14 ट्रिलियन का हो जाएगा, मतलब आज से ऑलमोस्ट 20 साल बाद। सो अभी हम बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटिव की और मोड की, बेसिकली स्ट्रेंथ की। तो अगर हम ब्रांड देखें, फ्रेंचाइजी 37 ईयर्स से चल रहा है, मोस्ट ट्रस्टेड है, पैन इंडिया है, 550 सिटीज़ में है, ऑलमोस्ट 83% इसके जो न्यू क्लाइंट्स हैं वो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के ही हैं। सो बेसिकली ब्रोकिंग में दो टाइप के होते हैं, एक फुल टाइम सर्विस होता है और एक डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट में आ गया आपका जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, ठीक है। और फुल सर्विस में ये सारे आ जाते हैं, मोतीलाल हो गया, इवन कोटक सिक्योरिटीज़, HDFC, ये सारे आपको फुल सर्विसेज में आ जाते हैं। मोड में बेसिकली 5-6 चीज़ें ही हैं जो इनकी कोर स्ट्रेंथ है। तो नेटवर्क देखें तो 11,000 करोड़ हो गई है। CAGR मतलब 24% से के CAGR से ग्रो कर रहा है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें भी बताया था मैंने कि मोतीलाल ओसवाल का देखें तो प्राइस मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो 1100 से मतलब 1050 से 1100 तक जा सकता है। यहाँ पे सेम है कि 1150 तक जा सकता है अभी टारगेट के लिए, मतलब अभी के ये है। AMC की बात करें तो 23% CAGR से ग्रो कर रहा है। प्राइवेट जो वेल्थ है इनका वो 25% CAGR से ग्रो कर रहा है। और जो रेवेन्यू CAGR है जो ब्रोकिंग का है और AUM का भी है, वो 19% से ग्रो कर रहा है। और उसके बाद से ओवरऑल जो AUM है वो 21% से ग्रो कर रहा है। और बेसिकली ये 26 से 29 तक एस्टिमेटेड है, मतलब 3 साल का ये पूरा प्रोजेक्शन है। सो यहाँ पे मैंने कंक्लूज़न डाला था, और कंक्लूज़न में ये है कि अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो $1.4 बिलियन के आसपास है, जिसमें से कि हार्डली 4% लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उसमें भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनका जो फंड साइज़ है बहुत ही छोटा है। तो जब ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, मतलब 4% से 8% होगा, या फिर 10% होगा, 15% तक जाएगा, तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। क्योंकि जो इंडिया की स्टोरी है, इंडिया की बेसिकली जो ग्रोथ स्टोरी है, जो GDP ग्रो कर रहा है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई कंट्री ग्रो करती है, जब आम आदमी के पास पैसे आने स्टार्ट कर हो जाते हैं, तब वो फिर अपनी जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उससे ऊपर उठ के इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है, लग्जरी की तरफ जाता है। तो जो इंडिया का मोस्टली जो पॉपुलेशन है, मोस्टली तो नहीं कह सकते, बट 35 to 40% ऐसी पॉपुलेशन है जो आने वाले टाइम में इन जो एक बेसिक नेसेसिटीज़ थी, जो सर्वाइविंग का लेवल था, उससे ऊपर उठ के लग्जरी की तरफ जाएगी। तो जब लग्जरी की तरफ जाएगी तो AUM बढ़ेगा, AMC बढ़ेंगे। तो
सो जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है अभी $4 ट्रिलियन के आसपास है। तो ये 12 ट्रिलियन, 14 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन तक जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट इस चीज़ को मतलब बेटर तरीके से इसमें रिफॉर्म करती रहे, ना कि इसको और थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट करती रहे, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेके हो गया, अदर चीज़ों को लेके हो गया। तो ये बाकी एएमसी सारी ग्रो कर रही हैं, आई मीन रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब इंडिया का जीडीपी ऑलमोस्ट 7% से ग्रो करेगा तो ये सारी इंडस्ट्री भी करेंगी। सो आने वाले ऑलमोस्ट 15 साल के लिए देखें तो जो इंडिया है, इवन मैंने बहुत टाइम पहले अभी वीडियोस बनाए थे, चाइना और इंडिया का कंपैरिजन किया था। उसके बाद से मैंने ये भी शो किया था कि 2047 तक, इवन 2050 तक, मतलब 2045 से लेके 50 तक इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। और बहुत सारे मतलब आईएमएफ की रिपोर्ट वहाँ पे मैंने शेयर की थी, ब्लूमबर्ग का, ईवाई का भी अपना रिपोर्ट शेयर किया था। उसके बाद से जो अदर कंट्रीज़ हैं, इवन जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील की इकॉनमी बूस्ट होगी, इंडोनेशिया की बूस्ट होगी। जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं ना वो भी बूस्ट, मतलब वो उनका भी टॉप 10 में आ जाएंगे। मेन जो थ्रेट है वो ये है कि यूएस का फिर क्या होगा। यूएस फिर या तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा या फिर वो थर्ड पे आ जाएगा। अब ये इतना इजी तो नहीं होगा, बट चांसेस हैं। अगर जो इंडिया का है, मतलब इंडिया का अगर रुपीज़ फॉल नहीं किया होता, इतना डेप्रिशिएट नहीं हुआ होता, तो इंडिया अभी मतलब फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया होता। बट रुपीज़ लगातार गिरता चला गया, उसके बाद से जो सेलिंग का प्रेशर चल रहा है वो चलते ही चला गया। तो इस रीज़न से यहाँ पे दो चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं। एक तो जो स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन था वो गिरा, और दूसरी हमारी जो जीडीपी थी वो गिरी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।